गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल प्रसंग चल रहा था कि जहाँ योग्य अनुपलब्धि होती है वहां पर अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का प्रत्यक्ष होता है, ये कहा गया था। जहाँ योग्य अनुपलब्धि होगी वहां पर अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का प्रत्यक्ष होता है। अब प्रश्न हुआ कि योग्य अनुपलब्धि क्या पदार्थ है, तो दो समास किए गए, एक षष्ठी तत्पुरुष एक सप्तमी तत्पुरुष। योग्य अनुपलब्धि माने योग्य से अनुपलब्धि, यहाँ प्रतियोगी योग्य हो, ठीक है। अभाव स्थल पर दो ही होते हैं, एक अनियोगी एक प्रतियोगी। अनियोगी होता है जिसमें अभाव रहता है, प्रतियोगी उस अभाव का होता है। तो यहाँ पर योग्य से प्रतियोगी ने उपलब्धि ऐसा कहोगे, माने प्रतियोगी योग्य हो, प्रत्यक्ष के योग्य हो, तब अभाव का वहां पर अनुपलब्धि प्रमाण से प्रत्यक्ष होगा। अथवा योग्य अधिकरण प्रतियोगी ने उपलब्धि, अथवा अधिकरण योग्य हो प्रत्यक्ष के योग्य हो तो उसमें अभाव का प्रत्यक्ष होगा। दो समास किया गया था। पूर्व पक्षी ने कहा कि अगर प्रथम पक्ष स्वीकार करते हो कि जहां प्रतियोगी योग्य है वहां पर अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का प्रत्यक्ष होगा, तब तो स्तंभ पिशाच न, क्या लगेगा, जहां भेद होता है वहां प्रथमांत लेते हैं, स्तंभ पिशाच न। इस प्रकार से स्तंभ में पिशाच का भेद है, उस भेद का प्रतियोगी कौन है, पिशाच है। तो पिशाच का प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है, पिशाच का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है तो प्रतियोगी प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अतः स्तंभ में पिशाच के भेद के प्रत्यक्ष की नहीं हो पाएगा। अनुपलब्धि प्रमाण से आप जो है स्तंभ में पिशाच के भेद का प्रत्यक्ष नहीं कर पाओगे। कहो कि दूसरा पक्ष स्वीकार करेंगे कि अधिकरण प्रत्यक्ष के योग्य होना चाहिए। अगर दूसरा पक्ष स्वीकार करते हैं तो आत्मा में जो है आत्मनि धर्माद्य भाव, आत्मा में धर्मादि का भाव है। भिन्न अधिकरण लेंगे, आत्मनि सप्तमी लेंगे, तो यहाँ आत्मा जो है अधिकरण का प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष के योग्य है। आत्मा का प्रत्यक्ष आप भी मानते, हम भी मानते हैं, लेकिन इसमें धर्म अतीन्द्रिय पदार्थों के भाव का प्रत्यक्ष कोई होता ही नहीं है, कोई नहीं मानता है, क्योंकि इंद्रिय धर्म का प्रत्यक्ष तो धर्मादि का भाव तो केवल अनुमानिक अनुमेय माना जाता है, अनुमान का ही विषय माना जाता है। आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे मानते हैं नैयायिक? नैयायिक वहां आत्मा का, उसके यहाँ तो आत्मा का प्रत्यक्ष आत्मन संयोग से होता है, और हमारे यहाँ जो है साक्षी रूप से होता है, वृत्ति व्याप्ति के रूप से होता है। तो सिद्धांती ने कहा कि हमने षष्ठी तत्पुरुष ले रहे हैं न सप्तमी तत्पुरुष ले रहे हैं, अपितु क्या ले रहे हैं, यहां पर कर्मधारय समास करेंगे। तो योग्यश्चासो अनुपलब्धिश्च, जो योग्य है वही अनुपलब्धि है, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारय समास करेंगे। तो आपने जो प्रतियोगी और अनियोगी को लेकर के दोष दिया था वो दोष तो भाग गया, हमने कर्मधारय समास कर लिया। तो कर्मधारय समास कर लिया तो जो आपने षष्ठी तत्पुरुष लेकर दोष दिया, सप्तमी तत्पुरुष को लेकर के दोष दिया, वो दोष तो हट गया, वो मानते ही नहीं है। अब कहते हैं यहां पर जहां कर्मधारय समास होता है, नीलम चास उत्पलस्य, जो नील है वही उत्पल है, कर्मधारय समास होता है। तो कहते हैं यहां तो एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है। कमल विशेष है और नील उसमें विशेषण है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर योग्यता जो है अनुपलब्धि का विशेषण मानना पड़ेगा। अब कैसे वो घटाओगे, तो घटाने के ये एक सही तरीका है
जैसे कहते हैं ना कि माना मूलधन क है, ठीक, एक कल्पना की जाती है, आरोप किया जाता है कि वह यदि वन्नी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, तर्क देते हैं, धूम अस्ति इसलिए वन्नी भी स्यात्। तो यहां पर कल्पना, एक कल्पना कैसी कल्पना के आपादन करते हैं कि यदि घट स्यात् तर्हि उपलब्धे, ठीक है। इस प्रकार से प्रतियोगी के सत्व का आरोप किया जाता है कि यदि देवदत्त यहां होता तो जरूर दिखाई पड़ता, उपलब्ध होता, उसका ज्ञान होता। यदि पट होता तो यहां पर उसकी उपलब्धि, उसका ज्ञान होता। उपलब्धि माने ज्ञान। तर्क किया कि यदि घट स्यात् तर्हि उपलब्धेत, यदि घट होता तो उसका ज्ञान होता, किंतु घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, घट की उपलब्धि नहीं हो रही है, ठीक है, घट की उपलब्धि नहीं हो रही है। तो उस उपलब्धि का, घट की उपलब्धि का अभाव है, घट की उपलब्धि का अभाव है। उस अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? उपलब्धि, उपलब्धि का अभाव है। तो उस प्रतियोगी हुआ उपलब्धि, प्रतियोगी का कौन होगा? प्रतियोगिता वाला कौन होगा? अनुपलब्धि। जैसे देखो, घट का अभाव है, भूतल में घट का अभाव है, पहले आपको बतलाया जा चुका है। यस्य अभाव स प्रतियोगी, तो नैयायिक नहीं लिखता है, वहां पर घट प्रतियोगिक लिख देता है, घट प्रतियोगिक का प्रत्यय लगा देता है। तो घट का अभाव है तो घट का प्रतियोगी कौन हुआ? अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट हुआ। वो प्रतियोगी है किसका? का प्रत्यय लगा है, घट के भाव का, घटाभाव का, ठीक है। तो घटस्य भाव, घट का भाव है, तो यस्य भाव से प्रतियोगी, तो बना प्रतियोगी कौन हुआ? घट। तो घट प्रतियोगी हुआ किसका? तो उसके लिए क प्रत्यय लिख दें, घट प्रतियोगी का। अब कहीं स्पष्टीकरण के लिए लिख देते हैं घट प्रतियोगी का भाव, और कहीं घट प्रतियोगी क लिख देते हैं। घट है प्रतियोगी जिस भाव का, क से पकड़ते हैं। ऐसे यहां पर जो है प्रतियोगी क लिखा है, तो उपलम्भा भाव का प्रतियोगी उपलम्भ है, वो उपलम्भ है प्रतियोगी किसका? उपलम्भा भाव का। उपलम्भा भाव मतलब अनुपलब्धि, तो इसलिए प्रतियोगी कत्व चला जाएगा अनुपलब्धि में। यही पकड़ना है, खाली इसी पदार्थ को पकड़ना है कि आपको समझने के लिए पहले ये समझना है कि घट का अभाव है, तो घट के अभाव का प्रतियोगी हुआ घट, तो घट प्रतियोगी हुआ। अब क लिख दोगे तो घट प्रतियोगी क, घट है प्रतियोगी जिसका, किसका? घटाभाव का। ऐसे ही उपलम्भा भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? उपलम्भ, उपलब्धि है ना, अनुपलब्धि है। तो उपलम्भा भाव का प्रतियोगी हुआ उपलम्भ, वो उपलम्भ है प्रतियोगी किसका? उपलम्भा भाव का। उपलम्भा भाव माने ही अनुपलब्धि है, ठीक। कहते यही, ऐसी यही योग्यता है। इसमें 3 भाग कर लेना। पहले भाग करना कि यदि घट होता तो वो दिखाई पड़ता, उसका ज्ञान होता, ऐसा तर्क लिया जाता है। ऐसा तर्क पहला भाग में क्या करते हैं? तार्किक लिखा है, तार्किक प्रतियोगिक सत्य, तर्कित हुआ, प्रतियोगी के सत्व के विषय में तर्क किया गया कि यदि घट होता तो दिखाई पड़ता, उसकी उपलब्धि होती। इस प्रकार से प्रतियोगी के सत्व के विषय में तर्क किया गया। उससे प्रसंजित क्या हुआ? माने उससे आपादन किसका किया गया? आरोप किसका किया गया?
कि घट के उपलम्ब का अभाव है। अरे भाई, जब कहा हमने कि देवदत्त होता तो दिखाई पड़ता, लेकिन देवदत्त के सत्य के विषय में हमने तर्क किया कि देवदत्त होता दिखाई पड़ता, देवदत्त का ज्ञान होता। इस तर्क से हमने क्या सिद्ध किया कि देवदत्त के उपलम्ब का अभाव है। इसे सिद्ध क्या करते हैं हम? इस तर्क से हम क्या सिद्ध करते हैं कि देवदत्त के उपलम्ब का अभाव है। ठीक है, उस उपलम्ब का प्रतियोगी कौन होगा? उपलम्ब के अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? उपलम्ब। वो उपलम्ब हुआ, प्रतियोगी हुआ उपलम्ब, प्रतियोगी का कौन हो जाएगा? उपलम्बा भाव। उपलम्बा भाव, अतः प्रतियोगी कत तो चला जाएगा उपलम्बा भाव में। नई बात घट रही है। जी स्वामी जी, उपलम्ब मतलब उपलम्ब अर्थात माने ज्ञान अनुपलब्धि। भाई, सीधे सीधे ज्ञान। उपलम्ब माने ज्ञान, उपलब्धि स्त्रीलिंग हो जाएगा। पहले देखो, जैसे धर्म धर्म है, धर्म धर्म है, यदि धर्म होता तो उसकी उपलब्धि होती, ऐसा आरोप नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा आरोप नहीं कर सकते हैं, तब इस आरोप के बल से जो उपलम्ब, धर्म के ज्ञान उपलम्ब का अभाव जो सिद्ध हो रहा था, इस तर्क के बल से जो उपलम्ब का अभाव सिद्ध हो रहा था, वो धर्म धर्म के बारे में नहीं हो पाएगा। यदि धर्म होता तो उपलम्ब उसका उपलम्ब होता, ऐसा आरोप कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अतः जब तर्क नहीं कर सकते हैं तो इस तर्क के द्वारा जो है प्रसंजित, जो आरोपित कौन होगा? माने धर्म के अभाव, धर्म क्या के जो अभाव होगा, धर्म के उपलम्ब का अभाव होगा। यदि धर्म होता तो धर्म का उपलम्ब होता। पहला तर्क ये हुआ, पहली लाइन तो ये लिख के रखो, किसी के विषय में तर्कित जो लिखा हुआ है कि तर्कित किसके विषय में करना है? प्रतियोगी के सत्व के विषय में। तो तर्क क्या करना है? किसी भी तर्क को उठा लो, यदि देवदत्त होता तो देवदत्त का उपलम्ब होता, देवदत्त का ज्ञान होता। ठीक हुआ? तो पहले तर्क किया कि यदि देवदत्त होता तो उसके सत्य, उसकी स्थिति, उसका ज्ञान होता, दिखाई पड़ता। ये हुआ। तो ये यहां पर दिखाया गया। इस प्रकार से तर्कित प्रतियोगी के सत्व, तर्क के द्वारा प्रतियोगी का जो सत्व है, ठीक है, आई बात समझ में? सत्व का आरोप किया, प्रसंजित जो आरोप हुआ, प्रसंजित माने आरोप करेंगे, लिखेंगे स्वयं, माने आपादन के योग्यता जिसमें है, ऐसी जो आपादन की योग्यता हो सकती है, ये देवदत्त में हो सकती है। देवदत्त यदि होता तो वो उसका, यदि देवदत्त होता तो उपलब्ध होता, ऐसा देवदत्त के आपादन की योग्यता है। किंतु यदि धर्म होता तो उसकी उपलब्धि, उसका ज्ञान होता, ऐसे आपादन की योग्यता नहीं है। ठीक है, तो जहां ऐसे आपादन की योग्यता है, उसके उपलम्ब का अभाव, उपलम्ब माने ज्ञान का अभाव, का प्रतियोगी कौन होगा? घट उपलम्ब के अभाव का प्रतियोगी घट उपलम्ब होगा, उसकी अनुपलब्धि है। वही उपलम्ब का अभाव मतलब अनुपलब्धि है। यही क्या है? आपके योग्यता है अनुपलब्धि की। सीधे सीधे और सरल भाषा में समझना चाहो
जिसके विषय में ऐसा आरोप अगर आप कर सकते हैं कि यदि वो वस्तु यहाँ होती तो दिखाई पड़ती, जहां ऐसा आपादन आप कर सकते हैं, आरोप कर सकते हैं, ऐसे वस्तु के ज्ञान का अभाव जो है, उपलब्ध माने ज्ञान का, ज्ञान, उसका अभाव ही क्या है? अनुपलब्धि है। यही उसकी योग्यता है। और जहां ऐसा नहीं हो सकता, ये धर्म है, यदि धर्म होता तो दिखाई पड़ता, उसका ज्ञान होता। ऐसा आपादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे जगह उपलम्ब का अभाव ऐसे उपलम्बा भाव बराबर अनुयोगी के अनुपलब्धि की योग्यता नहीं मानी जाएगी। देखो मूल पाठ लगा के देखो, अनुपलब्धे योग्यता च तर्कित प्रतियोगी के सत्व। यहां देखो प्रतियोगी का सत्व नहीं किया जा रहा है, तर्कित कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि यदि घट स्यात् तर्हि उपलब्धे। इस प्रकार से घट के सत प्रतियोगी जो घट है, उसके सत्व के विषय में तर्क किया जा रहा है कि यदि घट यहां होता तो उसकी उपलब्धि, उसका ज्ञान होता। ठीक है, तो तर्कित प्रतियोगी सत्य हुआ। अब ऐसे जहां पर हो सकता, उससे प्रसंजित, उससे जो आरोपित कौन होगा? आरोपित कौन होगा? उपलम्भा भाव। भाई घट होता दिखाई पड़ता, घट नहीं दिखा है, नहीं। यदि वह्नि न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है कि धूम है तो वह्नि भी है। अरे व्याप्यारोपेण व्यापकारोकस तर्क का उल्टा कर देते हैं, यही होता है ना, आप पढ़ते आए हैं तर्क संग्रह में। तो यहाँ यदि घट होता तो उसके सत्य की प्रसक्ति, सत्य उसका घट दिखाई पड़ता, अस्तित्व होता, लेकिन घट है नहीं। तो घट के ज्ञान का अभाव है, घट के उपलम्ब का अभाव है। उस उपलम्ब के अभाव का प्रतियोगी कौन हो गया? घट का उपलम्ब। ठीक है, प्रतियोगी किस में चला जाएगा? घट के उपलम्बा भाव में। जैसे प्रतियोगिकत्व चला जाएगा उस घट के उपलम्बा भाव में। देखो जैसे हमने पहले कहा कि यस्य भाव है स प्रतियोगी घट, घटा भाव, उसका प्रतियोगी हुआ घट, उसे बोलते हैं घट प्रतियोगी। और जब क लगाओगे तो घट प्रतियोगी कौन आएगा? घटा भाव। ऐसे उपलम्भा भाव है प्रतियोगी, उपलम्भा भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? उपलम्भ। तो उसका प्रतियोगी क कौन हो जाएगा? उपलम्भा भाव। और प्रतियोगी कत्व किस में चला जाएगा? उपलम्भा भाव में। और उपलम्भा भाव ही क्या है? अनुपलब्धि है। ठीक है, अब देखो इसको घटा रहे हैं कि तार्किक प्रतियोगी सत्य यहां तक अलग कर लेना, समझने के लिए आप ऐसा कर लेना कि यहाँ पर प्रतियोगी के सत्व का यहाँ तर्क किया जा सकता है कि भाई अगर घट होता या देवदत्त होता या श्याम दत्त होता तो ये घट वो दिखाई पड़ती, उसका ज्ञान होता। लेकिन हो क्या रहा है कि वहां घट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे मतलब क्या सिद्ध हुआ? उससे आरोपित क्या सिद्ध हुआ? उससे प्रसंजित क्या सिद्ध हो गया? कि घट के उपलम्ब का अभाव सिद्ध, घट के ज्ञान का अभाव सिद्ध हुआ। ज्ञान का अभाव कहिए, उपलम्ब का अभाव कहिए, तो घट के ज्ञान का उपलम्ब का अभाव है। उसका प्रतियोगी कौन बनेगा? घट उपलम्ब। घट उपलम्ब प्रतियोगी क कौन बनेगा? घट उपलम्बा भाव। और प्रतियोगी कत किस में चला जाएगा? घट उपलम्बा भाव में। वही उपलम्बा भाव ही क्या है? अनुपलब्धि है। ठीक, यही अनुपलब्धि की योग्यता है। अब देखो स्वयं घटा रहे हैं, अब आप मूल में देखो स्वयं घटा रहे हैं, इसी को संक्षेप से जो बोले हैं उसको स्वयं घटा रहे हैं। यस्य अभावो गृह्यते तस्य यह प्रतियोगी। कोई एक पदार्थ पकड़ लो, देखो एकदम से हूबहू लिखा जा रहा है। यश एक से ले लो, घट ले लो, यश से लो घट। ठीक है, यस्य भाव गृह्यते,
यस्य भाव में घटस्य भाव गृह्यते, ठीक है, घट का भाव जहां ग्रहण हो रहा है, तस्य माने उस घटा भावस्य, यह प्रतियोगी, कौन प्रतियोगी बनेगा? घट। पंक्ति ज्यों का त्यों उसे लिखते जाओ। यस्य भाव गृह्यते माने घटस्य भाव गृह्यते, घटा भाव का ग्रहण हो रहा है, तस्य यह प्रतियोगी, उस भाव का जो प्रतियोगी बनेगा घट, ठीक। तस्य माने घटस्य, सत्वेन अधिकरणेन तर्कितेन, उस घट का सत्व के सत्वेन अधिकरण में तर्कित किया गया। यदि घटस्य तर्हि उपलब्धेत, तर्क किया उसमें कि जिस घटा भाव को ले रहे हैं उसका प्रतियोगी जो घट है, उस घट के विषय में अगर तर्क किया जाता, यदि घट होता दिखाई पड़ता, लेकिन घट नहीं है इसलिए घटा भाव है। यहां तक पंक्ति लगी। ये अर्थ किसका हो गया? तर्किक प्रतियोगिक सत्व तक हो गया। ये अर्थ कहां तक पहुंचा? तर्कित प्रतियोगिक सत्व तक ये अर्थ पहुंचा है। हाँ ब्रह्मचारी जी, बात पकड़ में आ रही? तर्कित प्रतियोगिक सत्व का अर्थ किया गया यस्य भाव गृह्यते, तस्य माने अभावस्य, यह प्रतियोगी जो घट है, तस्य माने घटस्य, सत्वेन अधिकरणे तर्क, उस घट का अधिकरण में सत्य रूप से तर्क किया जाए। कैसे तर्क होगा? यदि घट स्यात् तर्हि उपलब्धेत, ठीक ने? उसके सत्व का तर्क किया, अस धातु का रूप ने, यदि घट स्यात्, स्यात् स्याताम शिव। अब आगे चल रहे हैं, प्रसंजन का अर्थ कर रहे हैं। प्रसंजित जो है, प्रसंजन योग्यम, प्रसंजित का अर्थ हुआ प्रसंजन योग्यम माने आपादन योग्यम, जहां ऐसे आपादन की योग्यता है, जिसके विषय में ऐसा आपादन किया जा सकता है। यदि घट है तो उसके ऊपर उसका दिखाई पड़ता, ठीक है, जिसके विषय में, जिसके सत्व, घट के सत्व के विषय में, देवदत्त के सत्व के विषय में अगर ऐसा आपादन किया जा सकता है, यहाँ ऐसे आपादन की योग्यता है, तरही उपलब्धेत, इस प्रकार से, तो ऐसे यत प्रतियोगी, यत से लेना फिर उसी अभाव को जो पहले अभाव लिया था, ठीक है, उस अभाव का प्रतियोगी, ठीक है, उपलब्धि स्वरूपम, उस अभाव का प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम, ठीक, वहां आपादन नहीं हो रहा है घट का ज्ञान नहीं हो रहा है ने। यदि घट होता तो उसका उपलब्धि होती, माने उसका ज्ञान होता, किंतु घट नहीं है, इसलिए घट का क्या उपलब्धि अभाव है, घट के ज्ञान का अभाव है, तो किसका हुआ? उपलब्धि का अभाव हुआ। तो वो उपलब्धि प्रतियोगी कौन बनेगा? उपलब्धि स्वरूपम, प्रतियोगी बना उपलब्धि स्वरूप। प्रतियोगी क कौन बन जाएगा? ठीक, क करेंगे तो बहुब्री समास ही आएगा। ऐसे उपलब्धि स्वरूप है यश उपलब्धस्य, जिसके अनुपलम्ब का, अनुपलम्ब माने उपलम्भा भाव का जो प्रतियोगी हुआ उपलम्भ, ठीक, तद अनुपलब्धि योग्यत्व, वही अनुपलब्धि की योग्यता है। हाँ देखिए ये प्रसंग जो है विद्यार्थी को थोड़ा सा समझने में दिक्कत खड़ी करता है। इसमें सरल है, कोई प्रसंग नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि जिसके अभाव का जो प्रतियोगी है, उस प्रतियोगी के बारे में जहां ये आरोप किया जा सकता, भाई अगर होता तो दिखाई पड़ता, उसका ज्ञान होता, ठीक है, ऐसे प्रति आपादन योग्य, ऐसे जो आपादन की योग्यता जहां पर है, जहां ऐसा आपादन किया जा सकता है, वहां पर जो प्रतियोगी कौन बनेगा? उसके ज्ञान, उपलब्धि बनती है। इसका ज्ञान नहीं हो रहा है तो उपलब्धि नहीं हो रही है, तो प्रतियोगी कौन बनी? उपलब्धि। वही लिखा कि प्रतियोगी बराबर, प्रतियोगी के बराबर लिख लेना उपलब्धि स्वरूपम, प्रतियोगी का ही अर्थ किया गया उपलब्धि स्वरूपम। रेखा खींच देते हैं बराबर नीचे में,
यद प्रतियोगी प्रतियोगी बराबर उपलब्धि स्वरूपम। तो प्रतियोगी हो गया उपलब्धि का स्वरूप। अब प्रतियोगी क लेना है, लिखा है प्रतियोगी कत्वम। तो प्रतियोगी क के लिए क्या करना है? बहुब्रीहि समास। तो वो उपलब्धि स्वरूप प्रतियोगी है जिसका, यस्य, वो हो जाएगा उपलम्भा भाव। उपलम्बा भाव कहिए अथवा अनुपलब्धि कहिए, बात यही है। तन अनुपलब्धि योग्य, तुम वही क्या अनुपलब्धि की योग्य। ठीक है, देखिएगा इसे विचार करके। इसमें एक जो बहुब्रीहि समास करते हैं वो थोड़ी सी विद्यार्थी को प्रतियोगी कत्वम लिखा है, तब प्रतियोगी बना उपलम्ब स्वरूप, अनुपलब्धि स्वरूप, उपलब्धि स्वरूप बना प्रतियोगी। प्रतियोगी कौन बनता? उपलब्धि का स्वरूप। और प्रतियोगी है किसका? अनुपलब्धि का। ये अनुपलब्धि की योग्यता है। ठीक है, लगी पंक्ति? देखो टीका और देखो, टीका और देखो, फिर आएगा थोड़ा सा और। अनुपलब्धि योग्यत्वम किंच इति अपेक्षायाम कहा अनुपलब्धि। अनुपलब्धि की योग्यता क्या है? अनुपलब्धि योग्यता घटा रहे हैं। देखो टीका, यदि अत्र घट स्यात्, तर्कित का अर्थ कर रहे हैं। तर्क कैसे किया जाता है समझा रहे टीकाकार। यदि अत्र घट स्यात् इति तर्कितेन, तर्कित किया गया किसके विषय में? जो प्रतियोगी घट का सत्व है। अस धातु, अस भूई धातु है ने, अस धातु सत्ता अर्थ बतलाती है, भू धातु की सत्तायाम। तो प्रतियोगी जो है, जो घटा भाव है, उसका प्रतियोगी जो घट है उसके विषय में तर्क किया। यदि घट होता दिखाई पड़ता, घट के सत्व के विषय में तर्क हुआ। तो घट कौन है? प्रतियोगी है, प्रतियोगी के सत्व के विषय में तर्क हुआ। ठीक, तो प्रतियोगी सत्वेन, प्रतियोगी सत्व के विषय में तर्क के द्वारा क्या? तरहि उपलेभित। अगर घट होता यहाँ पर ऐसा तर्क करके करा तो फिर तो उपलब्ध होता। ठीक, उपलब्धित इति प्रसंजित, इससे जो आपादित है, इससे जो कथित है, कथन किया गया, आपादन किया गया, प्रतिपादन किया गया, आपादन किया गया, इससे क्या सिद्ध किया गया? कि घट उपलम्ब लक्षण, घट के उपलम्ब का, घट के उपलब्धि का अभाव, घट के उपलब्धि का अभाव सिद्ध हुआ। अरे भाई, तर्क के द्वारा आरोपित किया गया, उससे क्या सिद्ध क्या किया? कि घट यहाँ, घट की उपलब्धि नहीं है, घट के उपलम्ब का अभाव। अगर घट होता तो घट की उपलब्धि होती। घट के सत्व की अगर उपलब्ध, प्रतियोगी के सत्व का आपादन तर्क के द्वारा क्या सिद्ध किया उसने? कि अगर घट होता तो उसकी उपलब्धि होती, प्रतियोगी के सत्य की उपलब्धि होती, इसका ज्ञान होता। लेकिन इसके कथन के माध्यम से क्या फलितार्थ हुआ? कि घट के उपलम्ब का उपलब्धि हो नहीं रही है, तो उपलब्धि का अभाव सिद्ध हुआ। अब उपलब्धि के अभाव सिद्ध हुआ, इस तर्क के द्वारा आपादन जो किया गया उससे फलितार्थ क्या हुआ? घट के उपलब्धि का अभाव सिद्ध। उस उपलब्धि के अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? उपलब्धि। प्रतियोगी हुआ उपलब्धि, प्रतियोगी क कौन होगा? बहुब्रीहि समास। तो उपलब्धि का भाव, वही उपलब्धि का भाव बराबर अनुपलब्धि है। यही क्या है? अनुपलब्धि की योग्यता है। देखो लिखा है, प्रसंजित जो घट के उपलम्ब लक्षण जो प्रतियोगी हुआ। ठीक, यस्य अनुपलम्भस्य, वो प्रतियोगी किसका हुआ? उपलम्भा भाव का। तस्य भाव तत्वम, उसमें प्रतियोगी कत्वम तो लग जाएगा, प्रतियोगी कत्व चला जाएगा। इसी अभिप्रेत्य इतदर्थम आह यस्य, इसी को यहाँ पर समझाया गया है। लगी पंक्ति? अब इसको यहां तक तो तर्क के द्वारा समझाया। अब टीकाकार, मूल ग्रंथकार स्वयं और सरल कर रहे थे उसी बात को। देखो अगले पृष्ठ पर,
क्योंकि मूल कार्य को लग रहा है कि भाई सब लोग नहीं समझ पाए हो, तो फिर उसी को लिख रहे हैं। देखो ये पहले लिखा तार्किक प्रतियोगिक सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम, फिर उसका अर्थ किया यस्य भाव गृह्यते तस्य यह प्रतियोगी तत्सत्वेन अधिकरण तर्कितेन प्रसंजन योग्यम आपादन योग्यम यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम यस्य अनुलंबस्य तदनुपलब्धि योग्यत्वम, ये अर्थ किया। फिर टीकाकार ने अर्थ किया, फिर उसी को और सरल करके अर्थ कर रहे हैं मूल कार्य। देखो अगले पृष्ठ पर उसी अर्थ को देखो 3 बार बतलाया जा रहा। पहले एक पंक्ति लिखी, फिर उसका फिर तोड़ के लिखा, अब फिर उसको सरल करके और लिख रहे हैं। अत उदाहरण प्रति उदाहरणाभ्याम उत्तम स्फुटति, कहते हैं अब उसको उदाहरण और प्रति उदाहरण के द्वारा और स्फुट कर रहे हैं, समझाने के लिए विद्यार्थी को उसको समझ में आवे। तथा ही कहते हैं स्फीत आलोकवती भूतले, जहां प्रकाश है, स्पष्ट प्रकाश है, धुंधला प्रकाश ने स्फीत लिखा है, माने विशाल एकदम से। स्फीत आलोकवती भूतले, स्पष्ट प्रकाश वाले भूतल में क्या कर रहा है? यदि घट स्यात् तदा घटोपलम्भः स्यात्, यदि घट होता तो घट का ज्ञान होता। यहां तक है तर्क, ठीक है। स्यात् यहां तक तर्कित का अर्थ किया, तर्कित प्रतियोगिक सत्य यहां तक अर्थ किया गया है। यहां तक ये समझ लेना कि यहां तक किसका अर्थ किया गया? तर्कित प्रतियोगिक सत्य। अब प्रसंजित अर्थ कर रहे हैं स्यात् इति आपादन संभवात। ये जो प्रसंजित माने आपादन माने कथन, जहां ऐसा कथन संभव है। ठीक, लगी पंक्ति? तादिश भूतले, ऐसे भूतल पर घटा भाव जो होगा अनुपलब्धि गम होगा। उस घटा भाव जो है वो अनुपलब्धि से गम्य होगा, उसका प्रत्यक्ष। वहां पर घट के उपलब्धि का अभाव बराबर अनुपलब्धि होगी, वही अनुपलब्धि वही गया, उस अनुपलब्धि के द्वारा घट के अभाव का प्रत्यक्ष होगा। अब प्रति उदाहरण दे रहे हैं कि अंधकारे तो अंधकार है, तो तादिश आपादन असंभवात, यदि घट सात तरह उपलब्धित, ऐसे अंधकार में आप आपादन नहीं कर सकते हो। तो वहां पर जो है आपादन असंभव होने से, आपादन जो संभव नहीं है, तो वहां पर न अनुपलब्धि गम्यता, वहां घटा भाव को अनुपलब्धि की गम्यता नहीं कर सकते। वहां घटा भाव जो है अनुपलब्धि प्रमाण से गम्य नहीं होगा। ये दोनों है। कहते हैं भाई आपने ऐसा अर्थ करने से लाभ क्या मिला आपको? कहते हैं जो षष्ठी तत्पुरुष समास में और सप्तमी तत्पुरुष समास किया था, उस पक्ष में आया हुआ जो दोष है, इस ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? टीकाकार लिख रहे हैं पक्ष द्वय उक्त दोषा भावम आह। पक्ष द्वय मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास में कहे गए जो दोष है, उस दोष के अभाव को कहते हैं अति। कहते हैं वो दोष नहीं लगेगा। क्यों अतएव? माने यतः एवं भूत योग अनुपलब्धि समाश्रयणम अतएव, क्योंकि हमने, उसी टीकाकार अतएव का अर्थ कर रहे हैं कि हमने जो है षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास को छोड़ करके क्या किया? हमने योग अनुपलब्धि का आश्रय किया है। यतः एवं माने कि यतः एवं भूत, यतः माने पीछे से अध्यार करना जाता है कि पूर्वोक्त पक्षों को छोड़ करके हमने क्या किया है कि एवं भूत योग अनुपलब्धि, जो हमने पीछे कहा है कि योग अनुपलब्धि का आश्रय किए हैं, अतः वो दोष, दोनों पक्षों के आए हुए दोष नहीं लगेंगे। कैसे नहीं लगेंगे उसको समझा रहे हैं। अतएव स्तंभे पिचा सत्वे स्तंभवत प्रत्यक्षात् प्रचिततापत्यात् वनमानुपलब्धि गम्य। कहते हैं स्तंभे पिशाच सत्वे, कहते हैं
कि यहां पर जो है कि स्तंभ में पिशाच होता, अतः स्तंभे पिशाच सत्वे, अगर स्तंभ में पिशाच होता तो स्तंभवत प्रत्यक्षता आपत्त्या, वहां स्तंभ के समान उसमें प्रत्यक्ष उसकी आपत्ति होती। लेकिन स्तंभ में पिशाच का प्रत्यक्ष हो नहीं होता, अतः पिशाच से भिन्न कौन हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। भाई अगर जैसे स्तंभ का प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसे पिशाच का अगर प्रत्यक्ष होता, ठीक, पिशाच का प्रत्यक्ष होता, तब तो स्तंभ को पिशाच रूप मान लेते। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब कि पिशाच से भिन्न है, वो भेद है उसका। वही लिख रहे हैं, स्तंभे पिशाच सत्य, स्तंभ में पिशाच के होने पर स्तंभवत प्रत्यक्ष की आपत्ति होने से अब आपत्ति होती, तद अभाव अनुपलब्धि गम्य, इसलिए उसके अभाव को अनुपलब्धि से गम्य माना जा सकता। भेद माने अगर वो तत्स्वरूप ही होता तब तो उसका क्या हो जाता? जो पिशाच है वही स्तंभ है, ऐसा हो जाता। लेकिन उसका है नहीं, इसलिए उसमें क्या, उसको पृथक मान लिया जाए। ठीक, आत्मनि धर्मादि सत्य, आत्मा में धर्मादि के होने पर भी अस्य अतीन्द्रियतया, कहते हैं अतीन्द्रिय होने का निरुक्त उपलम्बापादन असंभव। कहते हैं आत्मा में धर्म तो है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो पाता अनुपलब्धि से? कहते हैं वहां पर यदि आत्मा में धर्म स्यात् तर्हि उपलब्धेत, उसकी उपलब्धि होती, ऐसा आपादन तो संभव है नहीं। ठीक है, इसलिए न धर्मादि भाव से अनुपलब्धि गम्य, तुम इसे धर्मादि के भाव को अनुपलब्धि से गम्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है, दोनों दृष्टांत घटा रहे हैं कि बैला घटाया दृष्टांत पिशाच का। पिशाच का दृष्टांत है कि यदि स्तंभ क्या है, स्तंभ क्या है, पिशाच की स्तंभ ही पिशाच रूप में होता, यानी जैसे स्तंभ का प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे पिशाच का ही प्रत्यक्ष होता। अगर स्तंभ पिशाच दोनों एक ही होते तो जैसे स्तंभ का प्रत्यक्ष होता है, जैसे पिशाच का ही प्रत्यक्ष होता। लेकिन पिशाच का प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है। ठीक है, पिशाच का प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है, इसीलिए स्तंभ क्या है, पिशाच नहीं। स्तंभ क्या है, पिशाच नहीं है, अर्थात स्तंभ में पिशाच का भेद है, इसका प्रत्यक्ष अनुपलब्धि गम्य हो गया। ऐसे ही आत्मा में आत्मा में क्या है कि आत्मा में धर्म धर्म का भाव के सत्व का आपादन हो नहीं सकता। धर्मादि भाव का प्रतियोगी जो धर्म है, यदि आत्मनि धर्म स्यात् तर्हि उपलब्धित, ऐसा आपादन तो किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपादन कर नहीं सकते हैं, अतः आत्मा में धर्म आदि के अभाव का प्रत्यक्ष अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं होगा, क्योंकि वहां अनुपलब्धि की योग्यता योग्य अनुपलब्धि नहीं है। चलो, ये सिद्धांत का पक्ष है, अनुपलब्धि प्रमाण के का ये आकार है। अब नैयायिक का प्रसंग आ रहा है। नैयायिक क्या मानता है कि अभाव का प्रत्यक्ष जो है इंद्रिय से मानता है। यो वस्तु यद इंद्रियेण गृह्यते तद अभावच्च तन्निष्ठा जाति तदभावच्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। जो वस्तु जिस इंद्रिय से ग्रहण होती है, जिस वस्तु का ग्रहण किया जाता है, उस वस्तु में रहने वाली जाति, उस वस्तु के अभाव को उसी इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, प्रत्यक्ष होता है। तो नैयायिक कह रहा है जब एक ही प्रमाण से काम चल जा रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही घट और घटाभाव का ज्ञान हो जाएगा प्रत्यक्ष, तो फिर दो प्रमाण मान करके गौरव दोष आएगा। दो प्रमाण मानने की क्या जरूरत है? दो प्रमाण मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लेकर के शंका उठाई जा रही है। नैयायिक संकते ननु इति, नैयायिक शंका कर रहे हैं।
ननु उक्त रीत्या अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम त्वदनुमतम। कहते हैं आपने क्या कहा कि अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर अभाव को अनुपलब्धि गम्य तुमने माना। अभाव को अनुपलब्धि गम्य तुमने माना। पूर्वोक्त रीति से अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष स्थल पर आपने अनुपलब्धि गम्य आपने माना। तो कहते हैं तत्र क्लिप्त इंद्रिय एवं भावाकार वृत्तोपकरणम। तो वहां पर निश्चित रूप से इंद्रिय ही अभावाकार वृत्ति भी वहां पर कर्ण मान लेना चाहिए। उस अभाव के लिए इंद्रिय को ही कर्ण मान लेना चाहिए, उस अभावाकार इंद्रिय हो जाएगी। जैसे घटाकार इंद्रिय बनती है ऐसे ही भावाकार इंद्रिय बन जाएगी। चक्षु से क्या है, घटाकार वृत्ति हुई, ऐसे घटा भावाकार वृत्ति बन जाएगी। इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अनुविधाना, क्योंकि इंद्रिय के रहने पर घटा भाव का प्रत्यक्ष होता है, इंद्रिय के नहीं रहने पर घटा भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसा अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान वहां पर दिखाई। अतः आपको क्या मान लेना चाहिए, इंद्रिय को ही, इंद्रिय के द्वारा ही अभाव का प्रत्यक्ष मान लेना चाहिए। ठीक है, टीका देखिएगा। तत्प्रमाणे तादिश स्थले क्लिप्त संभवे अपूर्व कल्पनम अन्यायम। कहते हैं जब निश्चित संभव है, जब एक कोई चीज निश्चित पदार्थ सिद्ध है, फिर वहां कल्पना करना अनुचित माना जाता है। जब इंद्रिय से घटा भाव संभव हो जा रहा है तो वहां एक अलग से अनुपलब्धि प्रमाण की कल्पना करना उस श्रद्धा अनुचित है। दूसरी बात गौरवाद, जब पांच ही प्रमाण से काम चल जा रहा, प्रत्यक्ष प्रमाण से काम चल जा रहा भाव प्रत्यक्ष के लिए, तो वहां पर जो है अब भाव पदार्थ के प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण मानो और अभाव पदार्थ के प्रत्यक्ष के लिए उपलब्धि प्रमाण मानो। दो प्रमाण मानने से गौरव हो जाएगा। कहते अन्वय व्यतिरेक दिखा रहे हैं कि इंद्रिय सत्य भाव ज्ञानम तद भावे भाव इति अन्वय व्यतिरेक अनुविधानात् अनुरोधात्। कहते हैं कि इंद्रिय के रहने पर भाव ज्ञान होता है, उसके न रहने पर भाव ज्ञान नहीं होता। ऐसा अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान माने अनुरोध से क्या मान लेना चाहिए, इंद्रियों को ही अभाव प्रत्यक्ष के प्रति कारण मान लेना चाहिए। ये हुआ पूर्व पक्षी। सिद्धांति कह रहे हैं नास्ति मम गौरवम प्रत्युत तवैव महद गौरवम इतिहासेन समाधत्ते। कहते हैं हमारे मत में गौरव नहीं है, बल्कि आपके ही मत में अधिक गौरव है, इस आशय से समाधान करते हैं। न इति, बोल में देखिएगा न। तत्प्रतियोगी अनुपलब्धेरपि अभाव ग्रह हेतुत्वेन क्लिप्तत्वेन कर्णत्वम मात्रम कल्पना। कहते हैं तत्प्रतियोगी, कोई पूछा है आपसे कि क्या होता है कि यहां घट नहीं है, आप कहते हैं घटा भाव है। भाई घट नहीं है क्यों, क्या उत्तर दोगे आप? यहाँ घट नहीं है, यहाँ घटा भाव है, घट का भाव है माने घट नहीं है। क्यों? तो आप क्या बोले, घट का यहाँ ज्ञान नहीं हो रहा है, घट दिखाई नहीं पड़ रहा है, यही तो बोलोगे क्या? वहां पर आप कहोगे कि घट दिखता नहीं है, घट की उपलब्धि नहीं है, घट की अनुपलब्धि है, तभी तो घटा भाव बोलोगे। भाई यहाँ घटा भाव है, इसके विषय में कोई क्यों पूछेगा क्यों घटा भाव है? कहते घट दिखाई नहीं दे रहा है, घट की अनुपलब्धि है, यही आप बोलते हो। इससे क्या हुआ कि घटा भाव ज्ञान के प्रति आपने अनुपलब्धि को कारण मान लिया। घटा भाव ज्ञान के प्रति अनुपलब्धि को, घट की उपलब्धि नहीं है, यही हेतु बताया आपने, उसी के लिख रहे हैं। तत्प्रतियोगी की अनुपलब्धि रपी, माने अभाव के प्रतियोगी का जो अनुपलब्धि, उसका ज्ञान का भाव है। अभाव ग्रह हेतुत्वेन क्लिप्तत्वेन, अभाव ग्रह में हेतु रूप से क्लिप्त है, तो कर्णत्व मात्रम कल्पना। कहते हैं उसमें हमने केवल क्या किया,
हमने केवल उसमें कर्णत मात्र की कल्पना की, वो प्रमाण मात्र है। हमने केवल इसमें प्रमाण रूप से स्वीकार किया है। आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। कहीं पर भी आप जाओगे, बोले यार घट नहीं दिखाई, घट नहीं है, घटा भाव है। बोले क्यों? घट की उपलब्धि नहीं हो रही है, अर्थात घट की अनुपलब्धि है। तो घट की अनुपलब्धि आप भी बोलते हो, घट की अनुपलब्धि हम बोलते हैं। खाली आप उसमें अनुपलब्धि में प्रमाण नहीं मान रहे हो, हम उसमें प्रमाण मान ले रहे हैं, कर्णत्व मान ले रहे हैं। इतने अंतर हुआ। ठीक। अब कहो, आपने एक नई बात कहते हो कि इंद्रिय के साथ अभाव का संबंध है, यही बोलते हो। तो इंद्रिय के साथ अभाव का संबंध नहीं होता है, इंद्रिय के साथ अधिकरण का संबंध होता है। वही लिख रहे हैं, इंद्रियस्य च अभावेन समम सन्निकर्ष भावेन अभाव ग्रह अहेतुत्वात्। कहते इंद्रियों का अभाव के साथ, सममान साथ, इंद्रिय से इंद्रिय का अभावेन समम, इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष अभावात्, कोई सन्निकर्ष नहीं होता है, उससे कोई सन्निकर्ष नहीं होता है। इसलिए अभाव ग्रह हेतुत्वात्, वो अभाव ग्रह के प्रति इंद्रिय हेतु नहीं बनेगी। ठीक। कहते हैं कि इंद्रियां अभाव को तो देखती नहीं है। इंद्रियां क्या करती हैं? अधिकरण को देखती है। इंद्रियां जो है, केवल इंद्रिय का संबंध जो है कहां पर है? अधिकरण ज्ञान में ही चरितार्थ से जाती है। इंद्रिय है तो भूतल को देखेगी, इंद्रिय नहीं है तो भूतल को नहीं देखेगी। तत्सत्य तत्सत्यम तद अभावे तद्भाव। कहते हैं ये ज्ञान जो है वो केवल भूतल में चरितार्थ से जाता है, और उतने में चरितार्थ या वो अभाव ज्ञान के प्रति वो क्या है? अन्यथा सिद्ध हो जाता है। इंद्रियां क्या हो जाती है? अन्यथा सिद्ध हो जाती है। इंद्रियां तो खाली अभाव को, अभाव अधिकरण को देखती हैं। अरे कहीं भी जाओ, जहां आप घटा भाव का प्रत्यक्ष करते हो, इंद्रिय जब जाती है तो वहां भूतल को खाली देखती है, भूतल को देखती है। भूतल को देख करके वो क्या हो जाती है? चरितार्थ हो जाता है, उसका सन्निकर्ष चरितार्थ हो गया। अब वो अभाव प्रत्यक्ष के प्रति वो अन्यथा सिद्ध हो जाती है। अभाव प्रत्यक्ष के लिए अनुपलब्धि प्रमाण आता है कि भाई घट की उपलब्धि, इंद्रिय से तो हमने केवल क्या देखा? भूतल। अब वहां पर घट का घटा भाव कैसे मानते हैं? कहते घट की उपलब्धि नहीं हो रही है, अर्थात घट की अनुपलब्धि है। उस घट अनुपलब्धि, उस प्रमाण से, अनुपलब्धि प्रमाण से फिर घटा भाव का प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। टीकाकार देखिएगा, टीकाकार कह रहे हैं नैयायिक जो क्या मानता है, एक रेलगाड़ी जैसा संबंध है, कहीं से कहीं जोड़ के ले जाता है। संयुक्त विशेषणता संबंध घटाभाववत भूतलम, वो क्या करता है? इंद्रिय से संयुक्त कौन हुआ? भूतल। भूतल में विशेषण कौन हुआ? घटाभाव। तो इंद्रिय संयुक्त विशेषणता संबंध से जो है, संबंध से क्या है? अभाव का प्रत्यक्ष मानता है। कहते हैं ये सब तुम्हारी एक कल्पना है, ये सब तुम्हारी एक कल्पना, इसको हम नहीं मानते हैं। कहते हैं संयुक्त संयुक्त विशेषणता संबंध से अनंगीकारा, कहते हम उसे नहीं मानते हैं, जैसे तुम्हारी एक कल्पना है। क्यों? कि प्रमाण शून्यत्वाच्य, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। एक लंबी सी लाइन तुम जोड़ को, तुम भी स्वयं नहीं वृत्तीय नियामक संबंध करके उसे खंडन कर देते हो। इनके यहाँ वृत्ति नियामक संबंध, आधार आधे भाव संबंध से केवल क्या मानते हैं? संयोग और समवाय को मानते हैं। इसको तो वृत्तीय नियामक संबंध है, जहां लंबी सी लाइन खींचती है, संयोग संयोग जोड़ते चले गए। कहते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं। इति विपरीत्या, इसी को विपरीत करके इंद्रियस्य, इंद्रिय जो है, इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक जो है, जो कहाँ है? वो सभी कैसा है कि वहां पर सन्निकर्ष के अभाव होने से वहां पर इंद्रिय का अभाव के साथ कोई सन्निकर्ष नहीं है, अतः इंद्रिय के द्वारा अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता है। ननु सन्निकर्ष अभाव प्रयुक्त हेतुत्वाभाव सिद्ध। आपने जो कह रहे हो कि सन्निकर्ष नहीं है, अतः वहां पर इंद्रियों के द्वारा जो है अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है,
इंद्रियां जो हैं अभाव प्रत्यक्ष के प्रति हेतु नहीं हो सकती हैं, ऐसा जो कहना असिद्ध है। उनकी देखो टीका में, सन्निकर्ष अभाव प्रयुक्त। आपने क्या कहा कि इंद्री का अभाव के साथ सन्निकर्ष नहीं है। इस हेतु तुम्हारे इस हेतु के कारण से अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसा कहना असिद्ध है। क्यों सिद्ध है कि इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक बलेन तस्य कल्पत्वात्। कहते हैं हम इंद्रिय के अन्वय और व्यतिरेक के बल से अभाव में उसकी कल्पना हम कर लेंगे, अभाव का प्रत्यक्ष होता है। इसी को आशंका है कि मूल में लिखा इन्होंने कि इंद्रिय भाव के साथ इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक यो हो, इंद्रियों का जो अन्वय व्यतिरेक है कहते हैं वो अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध क्या है? कहते हैं टीकाकार लिखे, सन्निकर साधिना एवं सार्थक्यत्वात्। इसमें वी पद जुड़ा हुआ है, आप बना लीजिएगा, सन्निकर्ष आदि विनय व वी छूट गया है। सन्निकर्ष आदि के बिना ही वो सार्थक्य है। माने ये जो है इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक जो अधिकरण ज्ञान की उपलब्धि में ही क्षीण हो जाने से वो सन्निकर्ष है, तो उस सन्निकर्ष के बिना ही अभाव का ग्रह हो जाता है, उसमें वो सार्थक होता है। ठीक है, और वैसे भी लगाओगे तब भी लग जाएगा, सन्निकर्ष आदिना एवं सार्थक्यत्वात्। उस सन्निकर्ष आदि किसमें? अधिकरण आदि की उपलब्धि में ही वो सार्थक है, अभाव की उपलब्धि में वो सार्थक नहीं है। कहते हैं अधिकरण ज्ञान आदि लिखा है तो आदि पद से प्रतियोगी संग्रह। कहते हैं जो सन्निकर्ष होता है वो अधिकरण को और प्रतियोगी को, दो ही को विषय करेगा। इसलिए वो अभाव ग्रह हेतुत्व अहम हेतु, इसलिए अभाव ग्रह का हेतु नहीं होता है। यही उसमें कारण है, यही उसमें कारण है। तो क्या सिद्ध हुआ कि नैयायिक ने जो कहा कि जो है इंद्रिय से जो भाव का प्रत्यक्ष होता है उसका सिद्धांति ने खंडन कर दिया कि उसका जो प्रत्यक्ष नहीं होता है। कहाँ गए? छूट गए ये, कट गया शायद उनका। हाँ चलो इतने रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल प्रतिपदा है।